हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। साथियों, आज आपके लिए शानदार टॉपिक लेकर आए हैं बाल विकास। महिला पर्यवेक्षक की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाल विकास थोड़ा सा एक टफ सब्जेक्ट की गिनती में आता है। तो आज हम आपको 200 से 300 क्वेश्चन करवाने वाले हैं बाल विकास के। एक ही वीडियो में मैं आपको 200 से 300 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं। इसलिए बाल विकास का वीडियो, शिशु की देखभाल, प्रारंभिक देखभाल, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं उसका संरक्षण। कैसे करेंगे? ये पूरे के पूरे शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी। इससे पहले भी हम बाल विकास का एक वीडियो डाल चुके हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए आप। महिला पर्यवेक्षक की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन में हम आपका स्वागत करते हैं। इससे कि आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है। तो आज हम 201 से पढ़ेंगे 300-400 क्वेश्चन तक। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इससे पहले अगर आपने पोषण एवं स्वास्थ्य के वीडियो नहीं देखे, 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है साथियों, चलो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यालय में खेलकूद कार्यों पर व्यतीत किए गए समय विषय में आपका मानना है क्या है? जो विद्यार्थियों को जो खेलकूद कराया जाता है विद्यालय में, उसके बारे में आपका मानना क्या है? ये समय का दुरुपयोग है क्या? नहीं है भाई। ये समय को और अधिक शिक्षण कार्यों में लगाना चाहिए। जरूरी नहीं कि शिक्षण तो हम पढ़ ही रहे, थोड़ा सा खेलकूद के भी लिए जरूरी है, ये भी गलत। ये समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में सामाजिककरण की भावना पैदा होती है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये छात्रों को व्यस्त रखने का साधन नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, खेल का हिस्सा एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों के सामाजिकरण की भावना पैदा करते हैं। बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का कार्य क्या है? बालकों के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का ये कार्य है। तो इनमें से बताना कौन सा कार्य? शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना, बिल्कुल सही है। संस्कृति के हस्तांतरण, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना। उपरोक्त सही साथी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सही। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है और सुपर फास्ट रिवीजन में हम आपको पूरे क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं। भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि बालक, भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि बालक भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है। सही बात है। भाषा पर अधिकार पाने के बाद भी सामाजिक बनता है। सही है। विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। हम आपको इस पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन है आपका। इसमें आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपके 200 क्वेश्चनों में कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? में बालक का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? तो अनुकरण के कारण। किसके कारण? अनुकरण के कारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता क्यों होना चाहिए? अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जिससे वे नेता बन सके, जिससे वे समाज को दिशा दे सकें, जिससे वे समाज की धरोहर को जीवित रख सकें, जिससे वे छात्रों को मूल्यों का सही ज्ञान दे सके। क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? तो इसका सी वाला राइट आंसर होगा, जिससे वे समाज की धरोहर को जीवित रख सके। क्लियर है? क्वेश्चन तो सभी लग रहा है कि सभी सही है, लेकिन आपको बाल विकास, शिशु की देखभाल एवं शिक्षा में बड़े ही सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा साथियों। एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को जरूरत होती है। जो छात्र को अधिक ऊर्जा होती है उसको किस चीज़ की जरूरत होती है? कोई विशेष ध्यान नहीं दे, विशेष प्रोत्साहन की, विशेष ध्यान की, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को जरूरत होती है विशेष प्रोत्साहन की। किसकी होती है?
विशेष प्रोत्साहन की। आगे बढ़ते हैं साथियों। 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में अधिकतम संभव है, तो 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में अधिकतम क्या संभव है, ये आपको बताना है। उसमें समरक मोटर समन्वय की दिक्कत होती है, उसमें वयस्कों को खुश रखने के संबंध में चिंता का भाव होता है, वे जहाँ वह अपनी रुचि परिसीमित करता है, वे अभिजात अनुमोदन के इच्छुक होते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 वर्ष की आयु में एक सामान्य बच्चे में अधिकतम क्या संभव होता है, उसमें समरक मोटर समन्वय की दिक्कतें होती हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किशोरावस्था में। कौन से अवस्था में? किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, ये आपको देखना है। अगला क्वेश्चन, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है, ये बताना है भाई। संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आगे बढ़ते हैं साथियों। बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता? बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता, ये आपको बताना है। राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, काल्पनिकता। तो बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा क्या प्रभावी नहीं होता? राजनीतिक भाषण नहीं होता। बाकी बालक में ये नाटकीय खेल होता है, रचनात्मक खेल और काल्पनिकता, ये सब बालक के अंतर्गत आ जाती है। निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है, ये आपको बताना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछड़े बालकों में संवेगात्मक रूप से अस्थिर, सही है, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना, ये सभी। तो इसका आंसर जो होगा ये सभी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता, ये आपको बताना है। शारीरिक व मानसिक, शैक्षिक व व्यावसायिक, संवेगात्मक, इन सब पर दृष्टि से संबंधित दोष प्रभाव डालता है, लेकिन सांस्कृतिक पर प्रभाव नहीं डालता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है? समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है, तो इनमें से किसको समस्यात्मक बच्चा कहा जा सकता है? पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, चोरी करने वाले बालक को। समस्यात्मक बच्चा कहा जाता है चोरी करने वाले बालक को। किसको कहा जाता है? चोरी करने वाले बालक को। बिल्कुल। जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे होते हैं, तो जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? संवेदनशीलता, निष्ठावान, शक्तिशाली, अनुशासनहीनता। जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं वे अनुशासनहीनता होते हैं। क्या होते हैं? अनुशासनहीनता। साथियों, इससे पहले भी हम नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। महिला पर्यवेक्षक की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो बड़े ही मददगार साबित होगा। अगर आप पूरे वीडियो भी देख लो तो पूरे चारों सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। और अब मैं आपके लिए शानदार मैथ्स रीजनिंग का भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। मैथ्स रीजनिंग में 10 नंबर का मैथ्स आएगा आपका। 10 नंबर की रीजनिंग हम गारंटी करते हैं कि आपने मैथ्स रीजनिंग अगर हमारे इससे पढ़ लिया तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन हम कवर करवाने वाले हैं। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैथ्स रीजनिंग का वीडियो भी आप जरूर देखिए। कल से हम आपके लिए मैथ्स रीजनिंग के वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। पूरा प्रीवियस एग्जाम में 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, वो पूरे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं।
क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव, मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। मनोवैज्ञानिक कारण है, सामाजिक कारण है, विद्यालय के वातावरण या व्यक्तिगत कारण? तो ये होते हैं व्यक्तिगत कारण। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव, मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण में आते हैं? तो व्यक्तिगत कारण। किशोरावस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? किशोरावस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? शैक्षिक, व्यक्तिगत या व्यवसाय? तो सभी क्षेत्र में होती है साथियों। किशोरावस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो सभी क्षेत्रों में होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आज हम इसके आपको 100 क्वेश्चन ही कवर करवाएंगे, क्योंकि बाल जो आपका शिशु की देखभाल और शिक्षा है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से जटिल होते हैं, तो इसको पढ़ाने में समय भी ज़्यादा लगता है। 100 क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ लिए कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन में, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो। और शिशु की देखभाल और शिक्षा जो बाल विकास का जो टॉपिक है, इसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी जाके आपको इससे क्वेश्चन बना पाओगे। बच्चों की देखभाल आवश्यक है तो नैतिक विकास हेतु, संवेगात्मक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु या उपरोक्त सभी? तो बच्चों की देखभाल आवश्यक है, उपरोक्त सभी। बच्चों की देखभाल आवश्यक है, उपरोक्त सभी। बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत आता है। बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत आता है तो क्या आता है ये आपको देखना है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चरित्र विकास या ये सभी? तो ये सभी आ जाते हैं। बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत आता है सभी। डिस्लेक्सिया संबंधित है तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पठन विकास से, गणितीय विकास से, मानसिक विकास से या व्यवहार संबंधित विकास से? तो डिस्लेक्सिया संबंधित है पठन विकास से। किससे संबंधित है साथियों? पठन विकास से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित विकास की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खालिस्तान में निःशक्त बच्चों के शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है। तो ये आपको बताना है। नियमित विद्यालयों, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों के शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाना। भारत में एड्स HIV की महामारी की पहली घटना किस वर्ष संज्ञान में आई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1986 में संज्ञान में आई थी। कब आई थी? 1986 में संज्ञान में आई थी। एड्स की पहली घटना कब संज्ञान में आई थी? 1986 में। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। 222 नंबर पे पहुंच गए हम। HIV एड्स को नहीं रोका जा सकता। तो HIV किससे नहीं रोका जा सकता? संयमी बनकर, कंडोम के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंधों से या वफादार बनकर? तो HIV असुरक्षित यौन संबंधों से नहीं रोका जा सकता। असुरक्षित यौन संबंधों से नहीं रोका जा सकता। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये वर्ष 1987 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया। क्लियर है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कारगर उपाय क्या है? जो जिज्ञासु छात्र होते हैं, जिसको पूछने की प्रवृत्ति होती है बार बार किसी चीज़ को, तो उसको क्या करना चाहिए? उसकी सजा, प्रशंसा, आलोचना, इनमें से कोई नहीं। प्रेरित करने के लिए उसकी प्रशंसा करना चाहिए। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किसे प्रेरित करता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किसे प्रेरित करता है? कौशल, क्षमता, अभिवृद्धि या बुद्धि? तो मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि को प्रेरित करता है। किसे प्रेरित करता है? बुद्धि को प्रेरित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है।
सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। देखो, ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि त्रुटि नहीं करोगे तो सीखने को आपको नहीं मिलेगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, बिल्कुल सही बात है, ये अधिगम प्रक्रिया का भाग है। जो त्रुटियां हम करते हैं वो अधिगम प्रक्रिया का भाग है। चलो और देख लेते हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है, तो नहीं, त्रुटियां जो है अधिगम प्रक्रिया का क्या है, भाग। तो इसका आंसर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वे होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जा सकता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग सूचीबद्ध किया जाता है? तो व्यवहारिता का सिद्धांत, व्यवहारिकता का सिद्धांत के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके बड़े महत्वपूर्ण चल रहे हैं साथियों। तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम किसने दिया? पावलोव, एबिंगहास, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो तत्परता का जो नियम दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था साथियों? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या पशु। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव संबंधित होता है, सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किससे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर जो सीखते हैं। जैसे आपने अगर समझा होगा तो आपको रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आप रट रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी समझा है शिशु की देखभाल, प्रारंभिक देखभाल, तभी आपको सुपरफास्ट रिवीजन में समझ में आएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये रटना हो जाता है साथियों। समझकर सीखना क्या होता है? स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है, तो ये आपको बताना है क्या अधिगम है। इंपॉर्टेंट है 234 का। ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? 234 आपके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन बाल विकास शिशु की देखभाल से संबंधित है। आपके एग्जाम में आपको इन्हीं वीडियो में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थितिक बना रहता है, ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। तो बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डांट टपकर, दोषारोपण कर, अनुबंधन कर द्वारा, ये सभी। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो इसका अनुबंधन द्वारा। किसके द्वारा? अनुबंधन द्वारा। साथियों, आदत की बात आई तो अवर हैबिट्स इन अवर फ्यूचर, हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। जैसी हम बुरी आदत डालेंगे तो बुरे बन जाएंगे, अच्छी आदत डालेंगे तो अच्छे बन जाएंगे।
टीवी देखने की आदत डालेंगे तो टीवी देखने की आदत लग जाएगी, मोबाइल चलाने की आदत डालेंगे तो मोबाइल चलाने लग जाएंगे। तो ऐसी बुरी आदतों का शिकार आपको नहीं होना है साथी, बहुत ही कम समय, इसलिए आपको पढ़ने की आदत डालना है, और पढ़ने की आदत डाल जाएगी तो पढ़ पढ़कर पढ़ने की आदत डल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर रिवीजन करने की आदत हमें डालना है, क्योंकि अवर हैबिट्स इन अवर फ्यूचर, हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। सीखने का वे सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने का वे सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनात्मकवादी या संज्ञान? देखो इसमें तुक्के नहीं लगते आपके। क्या नहीं लगते? तुक्के। अगर सीखने का वे सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो इसमें तुक्के नहीं लगते, आपको याद होगा तभी लगेगा। तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत है साथियों। कौन सा है? व्यवहारवादी सिद्धांत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को ना तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और ना ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को तालाब तक ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। सत्य बताना। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कथन आपका बिल्कुल राइट है। आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए क्या नहीं कर सकते? बाध्य नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके चल रहे साथियों। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? कबीर के तो दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। नकारात्मक स्थानांतरण, दोनों स्थितियों में समानता, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका हो जाएगा शून्य स्थानांतरण, क्योंकि ये सीख नहीं पाना। 240 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो आंसर होगा भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। अर्जित प्रेरक का है आपका रुचि है। कौन सा है? रुचि। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है, ये बताना है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ को पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका पाठ को पुनरावृत्ति। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स, अपसारी चिंतन, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी? तो ये रोस ने दी। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी? तो किसने दी? रोस महोदय ने दी। किसने दी साथियों? रोस ने दी। ठीक है। अगला, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसमें वर्गीकृत किया? ये क्वेश्चन आपको याद करने वाले हैं। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मैकडूगल ने किया। किसने किया? मैकडूगल ने किया। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भुजाओं और टांगों की। तो कहाँ पर किशोरावस्था में हड्डियों की वृद्धि होती है? भुजाओं और टांगों की।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके चल रहे हैं और आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है, आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण मतलब सुनने में किसकी माप की जाती है, ये आपको बताना है। तो हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट्स में या पॉइंट्स में, ये क्वेश्चन है। तो श्रवण में विकृति की माप की जाती तो डेसिमल में। किस में की जाती साथियों? डेसिमल में। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन या वातावरण। तो ये जो है निर्देशन हो जाएगा। क्लियर है? एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत कहलाती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब समझ गए, दया भाव दिखाता है। तो ये आदत कैसे कहलाती है? विचार संबंधित आदत, भावना संबंधित आदत, नाड़ी मंडल संबंधित आदत या नैतिक सिद्धांत। तो एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो भावना संबंधित आदत होती। भावना व्यक्त कर रहा है ना वो। सहानुभूति का मतलब क्या है? भावना व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से उच्चारण, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है। धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन, रेन जुली। एक मिनट, क्या हो गया साथियों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेन जुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाना जाता है। तो रेन जुली प्रतिभाशाली की अपनी कौन सी परिभाषा के लिए जाना जाता है? 250 नंबर का क्वेश्चन है। तो त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाना जाता है। रेन जुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाना जाता है। साथियों, ये आपके 250 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं शिशु की देखभाल एवं शिक्षा के लिए। हम 50 क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं, 300 क्वेश्चन तक हम इसको पढ़ेंगे। और ये देख लीजिए आप 251 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कौन सी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए कि माता पिता और मित्रों द्वारा उन्हें दैनिक कार्यों को करने में सहायता देनी चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप बाल विकास, शिशु की देखभाल में क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो पिकनिक, एथलिस्ट, कोलेरिक या एथनिक। कोलेरिक नहीं है। कौन सा नहीं है? कोलेरिक नहीं है। बेसल आयु किससे मापने से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बेसल आयु किससे मापते हैं? बेसल आयु से किसे मापते हैं? तो बुद्धि को। किसे? बुद्धि को। क्लियर है? 254 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हमारी इंद्रियां सुख की इच्छाओं का भंडारण घिरे? कौन सी हमारी इंद्रियां सुख की इच्छाओं का भंडारण है? परहम हम सुखम हम इदम। तो साथियों ईदम, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा युग्मक या अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो मादा युग्मक या अंडाणु में केवल एक्स गुण सूत्र पाया जाता है। ये हमने समझाया था, एक्स एक्स अगर मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है और एक्स और वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है।
और ये वाई जो है वो पुरुष के पास होता है, महिला के पास सिर्फ एक्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ये होता है ग्रंथियों, परिवार और विद्यालयों में प्राप्त अनुभवों द्वारा। विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा होता है प्रभावित? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है तो मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीतिक मंदबुद्धिता। तो ये राजनीतिक नहीं है। बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है? राजनीतिक। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है ये आपको बताना। पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व पारिवारिक संघर्ष है। पारिवारिक संघर्ष, बिल्कुल। बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायित्व होता है। ये मुख्यतः अवधारणा किसने बोला कि बालक जो अपराधी बनता है वो पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायित्व होता है? ये किसने बोला? ये कौन से वैज्ञानिक ने बोला? तो ये हेडफील्ड ने बोला। किसने बोला? भाई इसका हेड खराब हो गया। हेडफील्ड ने बोला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान से उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ये उसको नहीं करना चाहिए। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 263 नंबर का क्वेश्चन। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? जब कोई बच्चा है किसी शब्द का गलत उच्चारण करेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? कहेंगे कि ऐसे मत बोलो। दूसरा ऑप्शन शुद्ध उच्चारण बताएंगे। तीसरा ऑप्शन गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे। और चौथा ध्यान नहीं देंगे। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करते हैं ऐसे में आप क्या करोगे? शुद्ध उच्चारण बताएंगे। क्या बताएंगे उसको? शुद्ध उच्चारण बताएंगे। बिल्कुल, ये आपका काम रहेगा। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। एक छोटे कद की लड़की है जो ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। तो ये आजकल आम है और ज़्यादातर लड़कियां छोटी है और ज़्यादातर लड़कियां ऊंचे सैंडल ही पहनती है शादी ब्याहों में, और वो ऊंची दिखना चाहती है और दिखती भी है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, दमन या उत्क्रमण। तो उसने क्षतिपूर्ति रक्षा युक्ति का भी क्या? क्षतिपूर्ति, जिससे कि क्षति भी ना हो। क्लियर? समझ में आ गया? तो मानसिक थकान का लक्षण है। जैसे भाई मानसिक थकान है, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो मानसिक थकान इसका क्या है? मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। मानसिक थकान का लक्षण क्या है ये आपको बताना। शरीर में दर्द, तेज और कठिन श्वास आना, असमान, ध्यान का केंद्रित न होना। साथियों, ध्यान का केंद्रित न होना, जब आपका ध्यान 10 जगह होता है, 10 जगह का मतलब आप 10 लोगों के बारे में सोच रहे हो, 10 जगह के बारे में सोच रहे हो, काम के बारे में सोच रहे हो, तो आप मानसिक थकान का लक्षण आपको दिखाई देगा। मानसिक रूप से आप परेशान हो गए। ध्यान का केंद्रित न होना।
बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए बजाय किसके, तो ये बताना है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, क्लियर है? तो ये सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। और आप जो पढ़ रहे हो शिशु की देखभाल के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी समझ के ऊपर निर्भर करते हैं, रटा नहीं जा सकता साथियों कोई सा भी टॉपिक। जिन दीदियों बहनों और भाइयों ने डिटेल में पढ़ रखा है और वो समझ के क्वेश्चन को लगाना है। आप बोलो कि एग्ज़ाम में ये कि यही क्वेश्चन आते, तो ऐसे क्वेश्चन ये सेम टू सेम नहीं आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, काफ़ी समय मिलेगा आपको 3 घंटे का, क्वेश्चन को समझकर फिर जवाब देना है। क्लियर है? मैथ्स और रीजनिंग जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कल मैं मैथ्स रीजनिंग का वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप ज़रूर देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप बोलोगे कि सर मज़े आ गए कि आपके क्वेश्चन जितने भी आपने डाले उसी में से आ गए मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा होता है ये आपको बताना। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आम तौर पर माने गए पुरुष स्त्री गुणों का समायोजन होता है। क्या होता है? पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बच्चे, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर, इसका आंसर ट्यूशन है। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा या लेखन। इसको आपको सिस्टोमेटिक जमाना है। क्लियर है? सबसे पहले बोलना आएगा, फिर सक्रिय रूप से सुनना आएगा, फिर शारीरिक भाषा, फिर लिखना। तो डी आपका राइट आंसर होगा, क्रम से ही जमा रखा। फायड साहब आ गए भाई। फायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? फायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? तो 5 अवस्था बताई है साथी। निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ कहलाती है? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। तो 13 से 16 वर्ष, 13 से 16 वर्ष की जो स्थिति होती, जो उम्र होती है, वो यौवना आरंभ प्रारंभ कहलाती है, 13 से 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? तो क्वेश्चन अच्छा है। तो अधिगम और इसके बीच में विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, पहला वाला। विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध का सही प्रकार सूचित करता है। क्लियर है साथियों? तो विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? जो लड़के होते हैं उनके शारीरिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना। मांसपेशियां ताकत में वृद्धि होती है, सही है ये तो। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, जे इसका आंसर हो सकता है। लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, बिल्कुल। शारीरिक क्रिया और योग्यता में वृद्धि होती है, जे भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये गलत आंसर हो जाएगा आपका, मतलब यही आंसर हो जाएगा, यही पूछा था उसने। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती। पेशी संबंधित विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? पेशी संबंधित विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पेशीय संबंधित चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना, रेत पर चित्र बनाना। तो पेशीय संबंधित है बॉल फेंकना, जिससे कि मांसपेशियां क्या होती है? मजबूत होती है।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 276 का आंसर, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम बताना है। स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले ध्यान देना, इसके बाद में कूटांकन करना, फिर भंडारण और फिर प्रत्यय स्मरण करना। तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति के आधार पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। आज हम 300 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 100 से 200 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पार्ट नंबर 1। आज जो पार्ट आएगा वो आपका सेकंड वाला पार्ट आएगा। कौन सा आएगा साथियों? सेकंड वाला पार्ट आएगा। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग कौन सा है? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। संवेगात्मक विकास का। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौण भाग हो सकते हैं? सामाजिकरण के गौण भाग कौन से हो सकते हैं? विद्यालय और आस पड़ोस। विद्यालय और आस पड़ोस। विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकास की किस अवधि तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो किशोर अवस्था तक। कौन सी अवस्था तक? किशोर अवस्था तक। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है, यह आपको बताना है। कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा, अनहोनी या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथी वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है, ये कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? तो ये कौन सी कमेटी ने कहा था? हेडो कमेटी ने। हेडो कमेटी ने कहा था कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बच्चों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है, ये कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? हेडो कमेटी ने। किसने कहा था? हेडो कमेटी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब एक किशोरावस्था से गुजरता है? तो ये कौन सी पुस्तक में लिखा है कि जो व्यक्ति किशोरावस्था से गुजरता है उसका नया जीवन शुरू होता है? ये कौन सी पुस्तक में लिखा है? तो स्टेनले हॉल में लिखा है। स्टेनले हॉल ने कहा है, उनकी पुस्तक है। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाद विवाद, तर्क, उपरोक्त सभी या चर्चा? तो कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो चर्चा बहुत जरूरी है। चर्चा नहीं करोगे तो किशोर भटक जाएंगे। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या चाहिए भाई? बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण में पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो सी वाला ही महान पुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो महान पुरुषों जैसे सोचने लग जाएंगे भाई, तो क्या है, कक्षा में उनको चरित्र निर्माण में सहायक मिल सके, ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए। क्लियर है? ये इसके आंसर है पूरे के पूरे, आप आराम से चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। एडोलेस्केंट पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलेस्केंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेनले हॉल है। स्टेनले हॉल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण है।
किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में मानसिक विकास जो है अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 से 20 वर्ष की आयु में, 15 से 20 वर्ष की आयु में। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का है। तो ये आपको बताना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुकरण तथा पुनर्वर्णन, अनुकरण तथा पुनर्वर्णन क्वेश्चन महत्वपूर्ण चल रहा है आपके। और अभी तक आपने अगर हमारे और भी वीडियो नहीं देखे, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित वीडियो है, स्वास्थ्य के आपके 4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, 450 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और लोग उसको बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो पर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो हम एक ही दिन में आपका 200-300 क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन आप लोगों से इतना बोला फिर भी कमेंट नहीं करते हो कि सर तो कमेंट करके बोला करो साथियों, क्या चाहिए आपको। जब बच्चे के पैर के तलवे को टोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। ये नवजात में हो रही किस प्रकार की परिवर्तन का उदाहरण है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये वेवेंस की है। कौन सा परिवर्तन होता है? वेवेंस की। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो स्टेनली हॉल को, स्टेनली हॉल को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा सूत्र सही है? कौन सा सूत्र सही है ये आपको बताना है। तो परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर क्या होता है? विकास। परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर क्या होता है? विकास। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। तो 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है ये आपको बताना। संरचनात्मक समस्याएं सीखना। 8 वर्ष के बालक के अनुसार वो क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्याएं सीखना। साथियों 5 क्वेश्चन और बचे, 300 क्वेश्चन हमने पढ़ने। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है तो क्या हो जाता है? 100 शब्द तक। दूसरे वर्ष में बच्चा कितने शब्द तक हो जाता है? उसके अंदर 100 शब्द आ जाते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास के कारण, शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास के कारण। गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यता दी है। तो गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यता दी है? तो 120 मानसिक योग्यता दी है। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यता दी है? 120 मानसिक योग्यता दी है। निम्न में से कौन सीखने का सही उत्तर है? तो सीखने का सही उत्तर आपको बताना है कौन सा। तो सी वाला होगा, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। ये सही क्रम है। तथ्य, फिर सूचना है, ज्ञान प्राप्त करना है, बोध और प्रज्ञा। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसके प्रकार है? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। तो क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसका संवेग का है। क्रोध एवं भय प्रकार है संवेग का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों 300 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? तो ये सक्रिय अनुबंध होता है। कौन सा होता है? सक्रिय अनुबंध। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है अधिगम। एक बालक अधिक सीखता यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक बालक अधिक सीखता यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन हो गए। 300 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिए। शिशु की देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित, बाल विकास से संबंधित। जो साथी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो पूरे वीडियो देख लीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन में आपका शानदार रिवीजन हो रहा है। कम समय में आपका 40 से 50 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और मैथ रीजनिंग भी हम लेके आने वाले, तो आप कमेंट करोगे तभी लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।